हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 5, साइंस का चैप्टर 5, जीवन की मौलिक इकाइयाँ, फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ। ना, मौलिक इकाई जो हमारे जीवन की मौलिक इकाई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक ना, इंसान के जीवन की मौलिक इकाई होती क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। कार की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं। प्रकोष्ठ मतलब बॉक्स, छोटे छोटे कॉलम टाइप के, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। मधुमक्खी का छत्ता देखा है ना, उसमें छोटे छोटे कॉलम होते हैं, बॉक्स होते हैं, उसके जैसा होता है, वो प्रतीत होती है। जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। कार का एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, मतलब लकड़ी। सन 1965 में रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। 1665 में उसने अपने द्वारा बनाई गई जो सूक्ष्मदर्शी है। सूक्ष्मदर्शी जानते हो, छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए, बैक्टीरिया वगैरह को, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए, इसीलिए उसका क्या नाम पड़ा हुआ है, सूक्ष्मदर्शी। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा, सेल। कोशिका जो है लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। सेल मतलब क्या है, छोटा कमरा। ये लैटिन भाषा का शब्द है। जो छोटे छोटे उसने पाए थे कार के, उस पर छोटे छोटे बॉक्स देखे थे, तो उसे पता चला कि ये क्या है, सेल है। एक छोटा सेल, कमरा, जो छोटा कमरा होता है ना उसको सेल बोलते हैं। जेल में बोलते नहीं है सेल, है ना। उपर्युक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ये घटना एक छोटी देखने में लगती है, लेकिन ये क्या है, विज्ञान में, साइंस की लाइफ में क्या है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। इनको जो एक होते हैं ना, सिंगल होते हैं, उनको क्या कहा गया, कोशिका, सेल। ठीक है, आज तक जो इसको बायोलॉजी में डिफाइन करने के लिए क्या कहा जाता है, कोशिका। अब हेडिंग है 5.1 में, सजीव किससे बने होते हैं। सजीव जानते ही हो, सजीव किसे कहते हैं पता ही है ना। और सजीव किससे बने होते हैं, अब उनके बारे में देखते हैं। जैसे एक्टिविटी दे रखा है 5.1, एक क्रियाकलाप, प्याज का एक छोटा टुकड़ा लो। एक प्याज का छोटा टुकड़ा लो, ठीक है ना। चिमटी की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह की ओर, भीतरी सतह, अवतल मतलब जो ऐसे अंदर की तरफ मुड़ी हो, ठीक है ना, ऐसे होती है ना। प्याज का छिलका निकालेंगे तो राउंड होता है, अंदर के साइड उसमें देखो पतली सी झिल्ली होती है ना, कभी कभी ऐसे निकल आती है। झिल्ली उतार सकते हैं। इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वॉच ग्लास में रख लेते हैं, और उसको वॉच ग्लास में रख लिया, पानी जिसमें थोड़ा सा हो। इससे झिल्ली मुड़ने अथवा सूखने से बच जाएगी। हम इस झिल्ली से क्या करेंगे, अब कह रहा है कि ये जो झिल्ली हमने रख ली, इससे हम करेंगे क्या। एक कांच की स्लाइड लो, शीशा जो होता है छोटा सा, जो स्लाइड में यूज़ करते हैं। इस पर पानी की एक बूंद डालो। अब वॉच ग्लास में रखी झिल्ली के इस छोटे टुकड़े को इस स्लाइड पर रख दो। यह ध्यान रहे कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो, कहीं से मुड़ी ना हो, एकदम सीधी हो। एक पतला पेंट ब्रश इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है। हल्का पतला वाला पेंट ब्रश लेके उसकी सहायता से हम इसको क्या कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं स्लाइड पे। अब इस पर एक बूंद सैफ्रामाइन की डालो और इससे कवर करो। सैफ्रामाइन डालने के बाद इसे क्या करेंगे, स्लिप से ढक दो। ऊपर से थोड़ा एक पतला सा शीशा था, उसे ढक देते हैं। कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें जिससे कि उसमें वायु के बुलबुले ना आ पाएँ। ऐसे रखें मतलब एयर ना हो, जैसे पानी के बुलबुले आ जाते हैं ना, वैसा ना आए, हवा की वजह से ना आ पाए। अपने अध्यापक से सहायता लें
हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई है। जो अस्थायी स्लाइड बनाई है उसको अब हम देखेंगे। अब हम इसे पहले कम शक्ति वाले तथा उसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। पहले जो कम विजुअल मतलब कम छोटे चीज़ों को देख सकता है उससे देखेंगे, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा पावर वालों से देखेंगे। दोनों माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे। ये देखो माइक्रोस्कोप का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप है, देख सकते हो इस तरह का होता है। जिसने देखा उसने तो ठीक है, जिसने नहीं देखा वो हाँ CID में देखा है, ठीक है। हाँ उसमें लैब में ज़्यादा वो यूज़ करते हैं, लैब में ज़्यादा ही, हाँ लैब में ही होते हैं छोटी छोटी चीज़ों का सैंपल देखने के लिए। हाँ तो वो स्लाइड होती है जो कांच पे रखते हैं ना। हाँ आ भी सकता, नहीं भी आता, वैसे तो नहीं आता। क्या आपने क्या देखा? अब इस स्लाइड में हमने रखा तो देखा क्या, उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी से के द्वारा देखते हैं उसे कागज़ पर खींच सकते हैं जैसा उसमें सूक्ष्मदर्शी में देखा? क्या ड्राइंग बना सकते हो उसकी? तो बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते। तो क्या यह चित्र जैसे दिखाई देता है, क्या आपकी ड्राइंग जो है इसके जैसे बन गई? अगर ड्राइंग आपने बनाया है तो उसके बाद इसके जैसे बनेगी, ये हो गई। ऐसी ये तुम्हें दिखाई देगी उसमें, ये जो डायग्राम दिया हुआ ना, ठीक ऐसे ही तुम्हें ये कॉलम, ये देखो इसका केंद्रक है, ये जो डॉट्स हैं इसको केंद्रक बोलते हैं, और ये कोशिका हो गई। ये जो एक है ना इसको कोशिका बोलते हैं, एक खाने को, और ये उसका केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस एंड सेल। इसको केंद्रक को बोलते हैं न्यूक्लियस और कोशिका को बोलते हैं सेल। ये प्याज की झिल्ली से बना है। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों के से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। अलग अलग प्याज की झिल्लियों से हम स्लाइड बना सकते हैं। हम क्या देखते हैं? क्या हम एक समान संरचना को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न? कह रहे हैं कि अलग अलग तरह की प्याज हमने ले ली और उसमें क्या होगा, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे। अलग अलग प्याज ले ली तो क्या स्ट्रक्चर अलग अलग होगा? नहीं होगा, क्योंकि सबका छोटा ही इकाई है। जो सबसे छोटी चीज़ है सेल कोशिका, वो सबकी एक ही जैसी होती है, ठीक है ना। सेल सबकी एक ही जैसी होती है, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। ये संरचनाएं क्या हैं? ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं। जो स्ट्रक्चर उनका बन रहा होगा वो एक जैसी दिखाई देंगे। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना स्कल्पकन बनाते हैं। बड़ी संरचना छोटी छोटी मिलके, जैसे एक घर बनाते हैं तो एक ही बार में घर दीवार तो खड़ी नहीं हो जाती, और पूरी दीवार या पूरा घर एक बार में तो नहीं बन जाता। क्या करते हैं उसके लिए? सबसे पहले हम हाँ तो ईंट, जैसे एक एक ईंट रख के हम दीवार बनाते हैं तो वो क्या होगा, उसकी कोशिका। उसी तरह से हमारी बॉडी में भी क्या करती है, एक एक सेल इकट्ठा होकर क्या बनाती है, उत्तक बनाती है। उत्तक से फिर और अंग बनता है, अंग से शरीर। पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर बॉडी, ठीक है। एक बड़ी संरचना जैसे प्याज, छोटे छोटे सेल मिलके क्या करते हैं, प्याज बनाते हैं। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचना दिखाई देती है। अगर अलग अलग आकार के हम प्याज देखेंगे तब भी क्या होगी, इसकी संरचना एक जैसी ही होगी, कोई अलग नहीं होगी, सब एक जैसे दिखाई देंगे। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। प्याज चाहे बड़ी हो, चाहे छोटी हो, चाहे मोटी हो, चाहे छोटी सी रह गई हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कोशिका सबकी क्या होगी, एक ही जैसी। सारी प्याजों की कोशिका एक जैसी ही होगी। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, स्कलकंद प्याज की मूलभूत इकाई है। स्कलकंद क्या है, प्याज की मूलभूत इकाई है, बेसिक स्ट्रक्चर है, यूनिट है, बेसिक यूनिट है। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। और ये जो संरचना होती है जिससे छोटी छोटी चीज़ें होती है उनको हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं। यहाँ तक कि इंसान, जानवर, पशु पक्षी सब क्या हैं, कोशिका से बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन कुछ जीव क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। यद्यपि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक कोशिका होते हैं, जैसे कि कुछ सेल क्या होते हैं, कुछ जीव होते हैं जो एक ही कोशिका से होते हैं। तो बता सकते हो कौन से जीव एक कोशिका के होते हैं?
सिंगल सेल कौन से होते हैं? एग। एग सिंगल सेल होता है, वो तो याद है। और अमीबा, पैरामीशियम, है ना, ये सब क्या है? एक कोष के जीव हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे, ये भी तो है, क्या नाम है इसका? वो सब तो बाद में देखते हैं। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। जब उसने लेंस की खोज कर दी तो उसके बाद सूक्ष्मदर्शी बनाना आसान हो गया। यह पता चलता है कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा और डोमोनस और पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकती है। ये हाईलाइट कर लो इसको, चाहे अंडर करना, एग्जाम्पल में दिया हुआ है। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं और इनको क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये तो इनका सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल कोशिका होती हैं, और उसके अलावा जो होते हैं वो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इसके अतिरिक्त कोशिकाएं जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंग का निर्माण करती हैं, और अलग अलग कोशिका इकट्ठी होकर क्या करती हैं? अलग अलग अंग का निर्माण करती हैं। जैसे हमारी उंगलियां हो गई, हाथ पैर, नाक, मुंह, कान, इनके अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग इकट्ठे होकर एक काम करने के लिए तैयार करती हैं, शरीर बनाती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे फंजाई, कवक, पादप तथा जंतु। क्या आप कुछ और एक कोश के जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? एक कोश के जीव जैसे जिसमें सिंगल सेल हो, ठीक है, सारा काम वो खुद ही करता हो। देखो कोशिका ऐसी होती है, ठीक है ना, ये कोशिका का डायग्राम, इसमें न्यूक्लियस भी है, केंद्रक घेरा, और ये पूरी ये जो बीच में इसको केंद्रक बोलते हैं, बाकी सब क्या होता है? कोशिका। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुए हैं। प्रत्येक जो मतलब बहुकोशिकीय जीव हैं वो क्या है? एक कोशिका जीव से ही उत्पन्न हुआ है। एक कोशिका से दो कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 4 से 8 होगा, 16 स्क्वायर में चलेगी ना, 16 से 32 से, वो तो मल्टीप्लाई कर रहा है, डबल हो रही है, 32 से 64 स्क्वायर में चलती जाएगी। जैसे 2 का 4, 4 का 16, 16 का स्क्वायर कितना होगा? 200 कितना? 256, सही है। कितना होगा? 16 का 256 हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये क्या होती है? कोशिका बढ़ती जाती है। ये उसके बाद और ये क्या करके बहुकोशिका, बहुत सारी कोशिका हो जाती हैं बहुकोशिका। जैसे एक जानवर हो गया, जीव हो गया, पक्षी हो गया, तो उसमें बहुत सारी कोशिका मिलके अंग बनाती हैं। इंसान का भी शरीर बहुकोश के जीव में आता है, ठीक है। सिंगल कोशिका खाली अमीबा, पैरामीशियम और एक दो और छोटे छोटे जीव हैं वो आते हैं। बहुत से हैं, एक जीव, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। कोशिकाएं विभाजित होकर अपने ही जैसी कोशिका बनाती हैं, और ये कोशिका क्या होती है? अलग होकर अपने ही जैसे कोशिका बना देती है, निर्माण करती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। जैसे कि इंसान बाप दादा पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाते हैं ना, वैसे कोशिका भी क्या होती है? अपनी पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनी होती है। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उसने कोशिका को कार्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ल्यूएनहैक 1674 ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया था। 1674 में इसने क्या किया था? जीवित कोशिका देखी थी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में
केंद्रक का पता लगाया था। कोशिका में जो केंद्रक होता है उसका पता कब लगा था? 1831 में। जेई पुरोकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैव पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया था। जो कोशिका में न्यूक्लियस और सेल के बीच में सेल वॉल के बीच में होता है ना, कोशिका भित्ति के बीच में, उसको जैल बोलते हैं। कोशिका जैल वो जैविक तरल पदार्थ होता है, वो तरल पदार्थ बोलते हैं उसको। एम स्लीडन 1838 तथा टी स्वान 1839 ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिका से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई। विर्चो 1855 ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। अभी पढ़ा हमने ना, तो पता लगता है कि सभी कोशिका क्या है, अपनी पुरानी कोशिका से बनी है। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझना संभव हुआ। और जब इम्प्रूव हुआ जो हमारा सूक्ष्मदर्शी था, तो उससे और ज़्यादा उसको गहराई तक हम देख पाए। क्रियाकलाप है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिका भी हो सकती हैं। निम्नलिखित तस्वीर को देखो और ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं। ये मानव शरीर की कोशिकाएं हैं। इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? देखो, चिकनी पेशी कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं, ये ब्लड वाली कोशिकाएं होती हैं। और तंत्रिका कोशिकाएं, ये तंत्रिका कोशिका है इधर। और अस्थि कोशिका, अंडाणु, शुक्राणु और वसा कोशिका, ये सारी कोशिकाएं हैं इसमें। ये मानव ह्यूमन में पाई जाती हैं ऐसी कोशिकाएं। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। जैसे मतलब अलग अलग काम करने के लिए होती हैं कोशिका ना, उसी हिसाब से इनका आकार होता है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं। कुछ कोशिकाएं क्या करती है? अपना आकार बदलती रहती है। जैसे एक कोशिकीय अमीबा क्या अपना शेप चेंज करता रहता है, आकार बदलता रहता है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और कुछ जीवों में क्या है, कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है। और प्रत्येक प्रकार की कोशिकाओं के लिए विशिष्ट होता है। वो हर प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, जैसे कि तंत्रिका कोशिका है नर्वस सिस्टम, नर्वस सेल, ये देखा होगा यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है, ये देख सकते हो, नर्वस सिस्टम है ये तंत्रिका तंत्र, ठीक है। ये वसा, ये शुक्राणु और ये अस्थि कोशिकाएं, ये अंडाणु और चिकनी पेशीय कोशिकाएं और ये रुधिर ब्लड वाली कोशिका ऐसे होती है, एल्पेलिबेट की टॉपिक की तरह। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। जो जिंदा कोशिका होती हैं उसमें कुछ काम करने की क्षमता होती है, जो सभी सजीवों का गुण है। और सभी सजीवों का गुण है क्योंकि वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। जिंदा है तो हाथ पैर चलेंगे। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है, वो अपना ये काम कैसे करती है उसको देखते हैं। हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जैसे इंसान है, चलने के लिए पैर हैं, खाने के लिए हाथ हैं, है ना, देखने के लिए आँख है, सुनने के लिए नाक है, कान है। और ऐसे कर अलग अलग काम करने के लिए क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स हमारे बने हैं। लेकिन जो सिंगल सेल है, पैरामीशियम और अमीबा है, वो क्या करते हैं? वो तो सारा काम अकेले ही करते हैं। उसके लिए तो कोई नहीं है। वो खाना भी खाना है, उसे डाइजेस्ट भी करना है, शिकार भी करना, सारा काम वो खुद ही कर लेती है। इसका अर्थ यह है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है। रुधिर मतलब ब्लड, खून, ठीक है ना। उसको क्या करता है? जो हमारा दिल है, हार्ट, क्या करता है? खून को, पानी टंकी में भरना होगा तो क्या करोगे? कैसे भरोगे? पाइप तो लगा तो दिए, लेकिन टंकी में चढ़ जाएगा पानी। पहले मोटर चलानी पड़ेगी। हाँ, तो हमारा हार्ट क्या है? पंप है। वो क्या करता है? खून को पूरे बॉडी में चढ़ाता रहता है।
हाँ, वो बंद हो गया तो फिर टंकी भरेगी ही नहीं। हाँ, दिखाते हैं, देखो। डॉक्टर अपनी मध्य और तर्जनी उंगली को मरीज की कलाई के भीतरी भाग के ऊपर रखता है और अपनी घड़ी में देखता है। इससे वह क्या करता है? वह बताता है कि मरीज का हृदय भली भांति कार्य कर रहा है या नहीं। क्या आप जानते हैं कि केवल कलाई पर उंगली रखकर डॉक्टर ये कैसे बता देता है? हम जानते हैं कि हृदय रक्त को धमनियों में पंप करता है। हृदय की इस पंपिंग से रक्त धमनियों में स्पंदन गति उत्पन्न करता है। डॉक्टर कलाई को पकड़कर मौजूद धमनी को प्रेस कर स्पंदन गति का निरीक्षण करता है। इसे नब्ज या पल्स कहते हैं। नब्ज हृदय की धड़कन से उत्पन्न होती है, इसलिए आप नब्ज को गिनकर धड़कन की गणना कर सकते हैं। एक वयस्क की सामान्य धड़कन 72 से 80 पर मिनट होती है। इसलिए नब्ज की प्रति मिनट संख्या, जो कि नब्ज दर यानी कि पल्स रेट प्रति मिनट धड़कन की संख्या के बराबर होती है। यदि आप अपनी नब्ज का निरीक्षण करें तो आप ये पाएंगे कि इसकी एक निश्चित लय होती है। हृदय मसल कार्डियक मसल्स से बना होता है। कार्डियक मसल्स एक निश्चित लय में संकुचन और विश्रांति करती है। ये लयबद्ध संकुचन और विश्रांति मिलकर हृदय स्पंद कहलाता है। To center in your chest. Your heart is divided into the right and left side. The division protects oxygen-rich blood from mixing with oxygen-poor blood. Together, your heart and blood vessels comprise your cardiovascular system, which circulates blood and oxygen around your body. In fact, your heart pumps about 5 quarts of blood every minute, and it beats about 100,000 times in one day. That's about 35 million times in a year. Oxygen-poor blood, blue blood, returns to the heart after circulating through your body. देखो फिल हो गया। The right अब यहाँ से पुश करेगा। composed of the right atrium and ventricle, collects and pumps the blood to the lungs through the What? pulmonary arteries. The lungs refresh the blood with a new supply of oxygen, making it turn red. Oxygen-rich blood, red blood, then enters the left side of the heart, composed of the left atrium and ventricle, and is pumped through ठीक the है, aorta to the पंप का काम body कर रहा है ना? to supply ठीक tissues with है, oxygen. चलो चैप्टर पे आते हैं। 4 valves within your heart keep your तो देख लिया ना कैसे ब्लड को पंप करता है, देख लिया। आगे देखते हैं। तथा आमाशय भोजन का पाचन आदि काम है। जो हमारा जो आमाशय है वो का स्टमक वो क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। इसी प्रकार एक कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है। एक कोशिका में भी क्या होता है, उसमें भी अपना अपना काम अलग अलग होता है, विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिकाओं में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं। हर कोशिका में क्या होते हैं, एक अलग अलग घटक होते हैं जिन्हें हम कोशिका अंग कहते हैं। जो अलग अलग घटक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोशिका अंग कहते हैं। प्रत्येक कोशिका अंग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थ का निकासन आदि। नए पदार्थ का निर्माण और जो डाइजेस्ट हो जाते हैं उनको बाहर करना। इन कोशिका अंगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है। कोशिका जीवित रहती है और ये कोशिका अंगों के कारण ही क्या होती है, ये जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। और ये कोशिकांग मिलकर क्या करते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। मूलभूत इकाई बनाते हैं जिससे कोशिका कहते हैं। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिका अंग होते हैं और सभी कोशिकाओं में एक ही जैसे कोशिका अंग होते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या हैं अथवा वे किस जीव में पाई जाती है। सभी कोशिका अंग में एक ही जैसे अंग पाए जाते हैं कोशिका में, और चाहे वो किसी भी जीव की हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या वो क्या काम करती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबके क्या है, एक ही जैसे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका कैसे बनती है, किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। अब उसके बारे में बनेंगे कैसे बनती है कोशिका। हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं
जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। उसमें जो अलग अलग घटक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? कोशिका अंगक कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है? अब कोशिका इकट्ठा कैसे होकर कोशिका बनती कैसे? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देते हैं। हर कोशिका में क्या होते हैं? 3 गुण दिखाई देते हैं अगर हम देखें सूक्ष्मदर्शी से। तो पहला कौन सा है? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली होती है, केंद्रक होता है और कोशिका द्रव होता है। केंद्रक तो बीच में होता है और कोशिका द्रव प्लाज्मा झिल्ली से और केंद्रक के बीच में होती है। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रिया इन्हीं गुणों के कारण संभव है। इन्हीं इस तीनों की वजह से क्या है कि उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो क्रियाकलाप है वो संभव हो सकती है। आओ देखें कैसे। करेक्ट मतलब कैसे ये संभव हो सकती है उसके बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बारे में। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। जो कोशिका के सबसे बाहर होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है और बाहर के पर्यावरण से वो क्या करती है? उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको बचाती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है? कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने देती है। वो कैसे पदार्थ होते हैं? जैसे पानी हो गया, कुछ उसके पोषक के लिए चाहिए तो वो अंदर आने, बाकी सारे धूल मिट्टी और सबको वो प्रोटेक्ट कर लेती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। दूसरे को पदार्थों को क्या है? रोकती है, कोशिका में जाने से रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसीलिए वर्णात्मक परागमय झिल्ली भी कहते हैं। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? वर्णात्मक मतलब डिवाइड करना, अलग करना, वर्णात्मक परागमय झिल्ली भी कहते हैं। अंडरलाइन कर लो। अन्य पदार्थों को अंदर आने से रोकती है और अलग करती है। इससे क्या है? सिर्फ कुछ ही पदार्थ इसमें अंदर आ सकते हैं, बाकी अन्य पदार्थों को ये रोकती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसलिए इसका नाम क्या है? वर्णात्मक परागमय झिल्ली कहते हैं। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है? कोशिका में जो पदार्थ होते हैं वो कैसे गति करते हैं और पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं और पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं, इनके बारे में, कैसे उसके अंदर गति करते हैं और कैसे वो बाहर आते हैं, इसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है ये कोशिका से अंदर बाहर आ जा सकते हैं। हम पिछले अध्यायों में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। विसरण प्रक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं, याद है? जैसे अगर पानी कोशिका में ऑक्सीजन कम है तो क्या होता है? बाहर से वो ऑक्सीजन ले लेती है। अगर उसका बराबर होगा तो वो, अगर कम होगा, जो कोशिका में कम होगा वही बाहर से वो अंदर आने देगी, नहीं तो बाकी रोक देगी। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो उसको बाहर छोड़ देती है, ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है। तो ये विसरण प्रक्रिया होती है। हाईलाइट करो। हमने देखा है कि पदार्थों की गति उच्च सांद्र से निम्न सांद्र की ओर होती है। जो पदार्थ की गति होती है वो ज़्यादा से कम की तरफ होती है। अभी पानी की बोतल, 2 पानी की बोतल ले लो, एक में ज़्यादा पानी भर दो, एक में कम, और दोनों को नीचे से कनेक्ट कर दो, तो क्या होगा? पानी का लेवल किस में जाएगा? पानी जो कम, जिस बोतल में कम पानी होगा उसी की तरफ वो नीचे से भागा हुआ जाएगा ना। जब दोनों का प्रेशर बराबर हो जाएगा तो ना इसमें आएगा ना उसमें जाएगा, जिधर कम होगा वो उधर भागता जाएगा। तो इसी को कहते हैं विसरण प्रक्रिया। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक कोशिका अपशिष्ट है, कार्बन क्या है? कोशिका अपशिष्ट मतलब वेस्ट मटेरियल जो निकाल दिया जाता है और जिसका निकासन आवश्यक है, कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तो वो इकट्ठा होती है तो ज़्यादा हो गई।
कोशिका के बाह्य पर्यावरण से CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि बाहर कोशिका छोटी सी होती है और पूरे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड जितनी है वो खुला मौसम है तो वहाँ पे कम होती है। ये क्या करता है, बाहर जैसे कम तो होती है तो ये छोड़ देता है, बाहर निकाल देता है और ऑक्सीजन अंदर। इससे CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाती है, जो ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये बाहर हो जाती है इसी से। इस प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है, और इसी तरह से जब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर चला जाता है। अतः कोशिका के बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विसरण यहाँ तक कर लेना। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। पानी भी क्या है कि विसरण के नियम को कॉपी करता है, वो भी जैसे विसरण का नियम होता है वैसे वो भी चलता है। जी, अगर पानी अंदर कम होगा तो पानी उसमें कोशिका में चला जाएगा, नहीं तो नहीं जाता। जल एक अणु की गति जब वर्णात्मक परागमय झिल्ली द्वारा हो तो उसे प्रासर कहते हैं। प्रासर अंडरलाइन कर लो। जल के अणु की गति जब वर्णात्मक परागमय झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण ही प्रभावित होती है। इस प्रकार प्रासरण में जल के अणु वर्णात्मक परागमय झिल्ली द्वारा उच्च जल से निम्न जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। जैसे हाई से लो की तरफ क्या करते हैं, रोटेट होते हैं, मतलब चेंज कर लेते हैं, चलते हैं। यदि किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका के शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। कहना है कि उनको अगर नमक विलयन में रखें, चीनी और नमक के विलयन में, तो क्या होगा। निम्नलिखित 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। तीनों में से एक घटना हो सकती है। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिया, उसमें से कोई एक हो सकती है। पहली कौन सी हो सकती है, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है में रखा गया है तो जल प्रासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प प्रासरण दाबी विलयन कहते हैं। जिसमें पानी कोशिका के अंदर चला जाता है तो क्या होगा, वो अल्प प्रासरण दाबी विलयन कहते हैं। जल के अणु कोशिका के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जल के अणु जो होते हैं वो कोशिका में आने जाने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। जो कोशिका अंदर एब्जॉर्ब करती है वो कम एब्जॉर्ब करती है, लेकिन जो निकलते हैं वो ज़्यादा निकलते हैं। जैसे पानी जितना पसीने होते हैं ना, छूटते ज़्यादा पसीना छूटता है। 1 गिलास पानी पियो तब भी ज़्यादा पसीना होता है, तो वही करता रहे। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगी। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली में जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। अगर जैसे जितना पानी कोशिका के अंदर है और उतना ही पानी बाहर हो तो उसमें गति नहीं होगी, वो दोनों बराबर ही होगा, उतना ही रह जाएगा, वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी। अगर बाहर ज़्यादा होगा अंदर कम होगा तब जाके एब्जॉर्ब करेगी। जैसे बताया टंकी में जिसमें कम होगा उसमें चला जाएगा, जिसमें ज़्यादा होगा उससे कम में चला जाएगा, और दोनों बराबर हो गया तो कुछ नहीं होने वाला, वो पानी एकदम दोनों का लेवल पड़ा रहेगा। ऐसा कोशिका में भी होता है। ऐसे विलयन को हम समपरासरीय विलयन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, समपरासरीय विलयन कहते हैं। अंडरलाइन कर लो।
जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, मतलब जितनी मात्रा अंदर जाती है उतनी बाहर आ जाती है, इससे कोई गति नहीं हुई। इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि अंदर जितना पानी था उतना उसने बाहर किया और फिर बाहर से उतना ले लिया, तो बात तो बराबर हो गई, उतना ही पानी हो गया, तो कोई गति नहीं हुई। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाता है, और इससे ऐसे विलयन को हम अति परासर दाबीय विलयन कहते हैं। कैसे? कह रहा है कि बाहर वाले विलयन में जो घोल में अधिक सांद्रता, उसकी सांद्रता अधिक होगी तो क्या होगा, अंदर से जल बाहर आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, अति परासर दाबीय विलयन कहते हैं। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। अगर कोशिका से ज़्यादा पानी बाहर आ जाएगा तो कोशिका क्या होती है, सूख जाती है, सिकुड़ जाती है। जैसे हमारी बॉडी सूखने लगती है ना, रूखा रूखा सा चेहरा हो जाता है, नहा लो तो फिर खिला खिला सा ड्राई, वही तो क्या होता है, उसमें पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कोशिका सिकुड़ जाती है। परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है, और इसमें गति किसके, वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट एक्टिविटी है अंडे से प्रासरण। अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके कवच को हटाओ, जो उसके ऊपर जो सेल होता है हार्ड सेल, उसको हटा दो। इसका कवच अधिकांशतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो उसके ऊपर जो कवर होता है एग के ऊपर, वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडरलाइन कर लो उसको। एक पतली बाह्य त्वचा झिल्ली अब अंडे को, और उसका जब वो ऊपर से हटा देते हैं, ऊपर से फोड़ने के बाद क्या होता है, उसमें एक पतली सी झिल्ली होती है ना, कैल्शियम कार्बोनेट हाईलाइट कर लो। तो एक पतली झिल्ली होती है ना, अंडा जब छीलते हैं तो देखा उसमें पतली सी पन्नी होती है, झिल्ली होती है, ठीक है ना, घेरे रखती है, वो उसको कवर करके रखती है। अंडे को शुद्ध जल में रखो और 5 मिनट के बाद इसका अवलोकन करो, क्या आप देखेंगे। और ऊपर वाला वो जो कैल्शियम कार्बोनेट का है उसको हटा के जो सेल में है, बाकी अंडे को क्या करो, उठा के इसमें पानी में रख दो। अंडा फूल जाता है, और क्या देखोगे, धीरे धीरे अंडा फूलने लगा, क्योंकि पानी अब्जॉर्ब करने लगा, क्योंकि परासरण द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है। जब पानी अंदर चला जाता है तो क्या होता है, वो फूलने लगती है। इसी प्रकार एक कवच रहित अंडा नमक के सांद्र विलयन में रखो, और ऐसे ही अंडा क्या करो, एक नमक वाले घोल में डाल दो और 5 मिनट तक उसका अवलोकन करो। अंडा सिकुड़ जाता है और उसमें क्या होगा, अंडा सूखने लगेगा। क्यों? जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है, क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्रित होता है। और नमक का घोल क्या होता है, अधिक सांद्रित होता है, और कहाँ से, वो अंडे में से पानी निकल के कहाँ चला आता है, जल में, उसमें नमक वाले घोल में चला आता है। इस प्रकार का क्रियाकलाप हम सूखी किशमिश अथवा खुबानी से भी करने का प्रयत्न कर सकते हैं। या किशमिश को पानी में डाल दो तो भी देखो फूल जाती है। सूखी हुई किशमिश ले लो और उसमें डाल दो पानी में, फूल जाएगी, क्योंकि वो पानी उसमें भर जाता है। दूसरी क्रियाकलाप सूखी किशमिश अथवा खुबानी को केवल जल में रखो और उसे कुछ समय के लिए छोड़ दो। उसके बाद उसे शक्कर अथवा नमक के सांद्रित विलयन में रखो। आप निम्नलिखित अंतर देखोगे। उसमें क्या क्या अंतर मिलेगा, जब उन्हें जल में रखा गया तो वे जल ग्रहण करके फूल गई, पानी से फूल गई, और जब उन्हें सांद्रित घोल में रखा गया तो वे जल को बाहर निकालकर सिकुड़ गई। सांद्रित जल में रखा गया तो उसका पानी निकल गया और वो सूख गई। एक कोशिकीय यहीं से ना, एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिका परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण एक उदाहरण है। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल
तथा गैस के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो प्रासरण क्या है, कोशिका के आदान प्रदान और गैस के जल के विसरण में ये क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कोशिका, ठीक है ना। जीवन में कोशिका से ही पानी बॉडी में जाता है और गैस भी, ऑक्सीजन वगैरह भी। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जो ये प्रोसेस होता है ना, इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऊर्जा की, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो कहाँ से, हमारे बॉडी से लेती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे कि लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है लचीली होती है और किसकी बनी होती है, लिपिड की। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। सिर्फ हम इसको इलेक्ट्रॉन के जरिए देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी होता है उसके जरिए हम देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसे प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। अमीबा भी क्या होता है, इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। नेक्स्ट हेडिंग है कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति मतलब वॉल, जो दीवार होती है उसको कवर करके रहती है, सेल वॉल बोलते हैं उसको। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। जो पादप कोशिका की जो झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक, हाईलाइट करो इसको, सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, मतलब उसको मजबूती प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। अगर उसमें पानी की कमी होती है तो कोशिका झिल्ली समेत क्या होता है, पदार्थ सूखने लगते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। यहाँ से हाईलाइट कर लो, जब किसी पादप में हम इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं। और क्रियाकलाप दिया हुआ है, आगे आ जाओ एक्टिविटी के बाद। इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे पता लगता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही प्रासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, ना कि मृत कोशिका में। जो जिंदा सेल होती हैं, कोशिका, जिंदी कोशिका होती हैं, उसमें क्या होता है, जीवित कोशिकाएं होती हैं, उसी में सिर्फ जल सोखने की क्या होती है, क्षमता होती है। बाकी जो सेल, डेड सेल होती है, मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, उसमें ऐसा नहीं होता है। जैसे मरा हुआ इंसान पानी नहीं पीता ना, तो वैसे ये भी मरी हुई कोशिकाएं नहीं ऑब्जर्व करती, कोई प्रोसेस नहीं करती। कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को उनके कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन, अल्परासरण दाबी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। मतलब उनको ब्रेक नहीं होने देती और उनको बना के रखती है। ऐसे माध्यम से कोशिका प्रासरण विधि द्वारा पानी लेती है, कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति
फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति क्या है? फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव मतलब प्रेशर बनाती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। जंतु कोशिका की अपेक्षा क्या है? आसानी से सहन कर सकती है उसके परिवर्तन माध्यम को। उसके बाद है केंद्रक।